नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। तीसरी खबर में बात फिल्म आदि पुरुष की। चौथी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। सबसे पहले बात अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करके दहशत फैलाने वाला गुड्डू बमबाज और घटना की साजिश में शामिल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फिलहाल यूपी पुलिस के लिए पहेली बन चुकी है। दोनों पर पुलिस ने इनाम रखा हुआ है और दोनों ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर महीनों से फरार है। न जाने इन दोनों को आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई, क्योंकि पुलिस ने इन दोनों के लिए खाक छान ली, लेकिन ये लोग अब तक पुलिस की नजरों से बचे हुए हैं और लगातार फरार चल रहे हैं। दरअसल अब प्रयागराज पुलिस को गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली। ये जानकारियां जहां गुड्डू मुस्लिम की एक तरफा मोहब्बत का खुलासा कर रही, वहीं दूसरी तरफ अतीक के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसका भी खुलासा करती है। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज में लग्जरी कार में सवार होकर फरार हो गया था। इस दौरान गुड्डू झांसी पहुंचा था, जहां बाद में अतीक के बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। दरअसल गुड्डू झांसी में कुछ दिन तक रुका था। उसके बाद वो दोबारा उसी कार से प्रयागराज पहुंचा था, जहां उसने टाटा कंपनी की वो कार छोड़ दी थी। इसके बाद शाइस्ता को फॉर्च्यूनर कार से लेकर वो प्रयागराज से झांसी पहुंचा था। पुलिस ने प्रयागराज से गुड्डू मुस्लिम की कार बरामद कर ली थी, जिस फॉर्च्यूनर में शाइस्ता और गुड्डू सवार होकर भागे थे। वो कार अतीक के करीबी बिल्डर खालिद जफर ने गिफ्ट की थी। बिल्डर ने शाइस्ता और अशरफ की पत्नी को वो कार गिफ्ट में दी थी। गिफ्ट को लेकर अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसके भाई की पत्नी जैनब आपस में भिड़ गई थी। बाद में सुलह गुड्डू मुस्लिम ने करवाई थी। वहीं अतीक के करीबी बिल्डर खालिद जफर ने अशरफ की बीवी जैनब को फॉर्च्यूनर के लेटेस्ट मॉडल की कार दी थी, जबकि शाइस्ता को नॉर्मल मॉडल की कार दी थी। इसी बात को लेकर शाइस्ता और जैनब के बीच झगड़ा हो गया था। वहीं इसके बाद गुड्डू मुस्लिम ने दखलंदाजी कर मामला शांत करवाया था। जानकारी मिली है कि माफिया अतीक के बेटे गुड्डू को चाचा कहते थे, जबकि शाइस्ता गुड्डू पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। पूरा काम और बिजनेस शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम के जरिए उसके साथ मिलकर ही चला रही थी, जबकि अतीक जेल से इंस्ट्रक्शन देता था। प्रयागराज पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पूरा शक है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम एक साथ फरारी काट रहे हैं। प्रयागराज के बहुचर्चित विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता को लेकर पटना में महाबैठक हुई, जिसमें बीजेपी के खिलाफ सभी दलों ने एकजुट होकर साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला लिया। ये सभी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, इसके लिए अगली बैठक अब शिमला में होगी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद यूपी में विपक्ष की एकजुटता वैसी नहीं दिख रही जैसा कि दावा किया जा रहा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि देश को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, उस वक्त यूपी में विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल की एकजुटता को लेकर समीकरण गड़बड़ाते दिख रहे हैं। सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के नेता जयंत चौधरी अलग राह पर दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी विपक्ष की महाबैठक में भी शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्होंने इसके पीछे पहले से तय कार्यक्रम को वजह बताया। जयंत चौधरी जहां 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर
चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए थे, वो जयंत अब सपा से खींचे खींचे नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में इस बैठक के लिए शुभकामनाएं जरूर दी। उन्होंने इस बैठक का समर्थन भी किया और कहा कि वो पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। जयंत चौधरी ने भले ही विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होने की वजह पहले से तय कार्यक्रम बताया, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर सपा और रालोद के बीच टकराव को लेकर कयास लगने शुरू हो गए। दरअसल यूपी निकाय चुनाव के दौरान सपा और रालोद के बीच मतभेद उस वक्त खुलकर सामने आ गए थे जब सपा ने मेरठ सीट पर जयंत चौधरी से बात किए बिना ही सीमा प्रधान को अपना प्रत्याशी बना दिया था। इसके बाद कई सीटों पर सपा और रालोद दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने नजर आए। भले ही जयंत चौधरी ने अब तक सपा के खिलाफ सीधे तौर पर कोई बयान न दिया, लेकिन पार्टी के कई नेता लगातार सपा पर सवाल उठा रहे हैं। रालोद नेता रामाशीष राय ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में रालोद और सपा का गठबंधन रहेगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच माना जा रहा है कि रालोद कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में है, तो वहीं सपा विपक्षी एकता की बात तो कर रही, लेकिन कांग्रेस को भी बड़ा दिल रखने की सलाह दे रही है। ऐसे में ये सभी दल एकजुट हो पाएंगे, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती पहले से ही एकला चलो की राह पर है। ऐसे में यूपी में विपक्षी एकता हो पाएगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तीसरी खबर में बात फिल्म आदि पुरुष की। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग को लेकर मचा घमासान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म के डायलॉग बदलने के बाद भी थिएटर में लोग इसे देखने नहीं पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी फिल्म को लेकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि आदि पुरुष फिल्म को बनाने के पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि धारा 370 के समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी श्रीनगर जाते तो उन पर पत्थर बरसाए जाते। साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के फतेहपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चौक बाजार में व्यापारियों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जब उनसे फिल्म आदि पुरुष को लेकर सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा, फिल्म को बनाते वक्त हिंदू धर्म की परंपरा का ख्याल रखना चाहिए। मूवी के माध्यम से हमारी परंपरा पर कोई घात नहीं होना चाहिए, ये उसका विरोध करती है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अगर वो मुस्लिम महिलाओं और कश्मीर के मुस्लिमों के बयान को सुन लेते और पढ़ लेते तो शायद ये बयान ना देते। उनकी सरकार में अगर आवास हिंदू परिवार को दिया है तो मुस्लिम परिवार को भी दिया है। सरकार की चलाई जा रही योजना का लाभ जाति मजहब देखकर नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखाकर उनकी स्थिति में छोड़ दिया। 2 दिन पहले श्रीनगर के मुस्लिम का बयान आया था कि अगर धारा 370 खत्म होने के पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाते तो जो लोग इनके ऊपर बर्फ फेंक रहे थे वो लोग इनके ऊपर पत्थर फेंकते। यहाँ कोई भयभीत नहीं, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सुरक्षित। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। चौथी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने बदलाव करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया है। वहीं यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस सिलेबस में मुस्लिम लीग के नेताओं के नाम क्यों नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि देश के बंटवारे के सूत्रधार और जिम्मेदार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं और विनायक दामोदर सावरकर और अन्य के नाम पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं के नाम सूची में क्यों नहीं। सच तो ये है कि हिंदू महासभा 1923, 1937 और 1939 से बंटवारे की मांग बंटवारा होने तक जारी रखी। फलस्वरूप हिंदू महासभा के दबाव में देश के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार करना
मुस्लिम लीग की तो मजबूरी थी। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पहले एक पुस्तक चलती थी जिसमें जितने महान व्यक्तित्व और हमारे जितने क्रांतिकारी वीर थे उनकी कहानी थी, उसको हमने भी पढ़ा है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम में महान शक्तियां जिन्होंने देश को आजाद कराया और अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका जीवन चरित्र पाठ्यक्रम में आना चाहिए। वीर सावरकर को लेकर विपक्ष इतना हंगामा मचा रहा है जो कि ठीक नहीं। पहले उनके बारे में जाने तब ऐसी बातें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर, मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और बिरसा मुंडा समेत 11 और महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल की है। अब विद्यार्थी नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्लिमों को भड़काने के लिए ये बयान दिया है ताकि मुस्लिम उन्हें उनका शुभ चिंतक समझे। हालांकि इस बात से तो सब वाकिफ कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्लिमों के रक्षक हैं या फिर उनके भक्षक। अगर जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये हमारे देश में हिंसा फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। इससे पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी की वजह से चर्चा में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी की थी, उसके बाद मौर्य ने साधु संतों पर भी जमकर प्रहार किया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और नया मुद्दा छेड़ दिया। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।